हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर शॉर्ट्स इनिशिएटिव बाय प्रेप आईएएस। इस इनिशिएटिव में हम कवर करते हैं ऐसे टॉपिक्स जो कि रिसेंटली न्यूज में रहे हैं एंड विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। So these are the topics that we will be covering today. Let's start with the first topic, which is Past Risk and Return Verification Agency, also called as PERV. तो सेबी ने पर्व फ्रेमवर्क को फुली ऑपरेशनल कर दिया है फ्रॉम May 4th आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इट्स पायलट फेज। तो हम देखने वाले हैं कि क्या है ये पर्व फ्रेमवर्क, क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स और क्या है इसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर और कैसे फंक्शन करती है ये बॉडी। चलिए तो देख लेते हैं पहले पर्व को। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। तो नाम से ही क्लियर है कि जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्लेम्स होने वाले हैं उनको वैलिडेट करने का काम करेगी एजेंसी। अब किसके परफॉर्मेंस क्लेम्स की बात हो रही है, तो ऐसी बॉडीज जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स में एक्टिव हैं, ये टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ क्लेम करते रहती हैं फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। इसको अगर एक एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए कोई एक म्यूचुअल फंड हाउस है, उस म्यूचुअल फंड हाउस से जुड़े हुए कुछ लोग क्लेम करते हैं कि हमारी जो कंपनी है या हमारा जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसने एक क्वार्टर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और इसके लिए वो फिगर्स भी दिखाते हैं। हाउएवर वो ये बात छुपा देते हैं कि ये जो अच्छा परफॉर्मेंस आया था उस पर्टिकुलर क्वार्टर में वो उस कंपनी की कोई खासियत नहीं थी। असल में हो सकता है पूरा मार्केट ही इसके पहले डाउन चल रहा था एंड नेचुरली एक पीरियड के बाद मार्केट राइज करेगा। आफ्टर द मार्केट एक्टिविटी पिक्स अप, तो नेचुरली मार्केट राइज कर रहा था। तो इस दौरान जितनी भी कंपनियां इस मार्केट में इन्वेस्ट कर रही थी उन्होंने इस पीरियड में गेन कमाया है। पर अगर कोई म्यूचुअल फंड हाउस इसे ऐसे एडवर्टाइज करता है जैसे कि उन्होंने अपना कुछ एक्यूमेंट लगा के यहाँ पे गेन कमा लिया और ये बात वो छुपा देते हैं कि ये नेचुरल राइज की साइकिल थी, यानी कि जितनी भी कंपनीज उस वक्त थी उन सभी ने इसमें गेन कमाया है, तो इसे फॉल्स एडवर्टाइजिंग माना जाएगा। फिर कई बार हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, उसमें ऐसे बहुत से लोग आ गए हैं जो कि फाइनेंशियल एडवाइस देते रहते हैं और इसके लिए कई बार वो अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो दिखाते हैं जिसमें वो एक पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारा गेन दिखा देते हैं। कई बार ये गेन पूरी तरीके से फॉल्स भी हो सकता है, यानी कि उन्हें ऐसे कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ है और उन्होंने फेक डेटा प्रोवाइड किया है, या फिर हो सकता है कि उन्हें लगातार लॉस हो रहा था लेकिन बीच में एक छोटा सा पीरियड आया जब उन्हें थोड़ा सा गेन हुआ तो उन्होंने उस पीरियड का बस डेटा दिखा दिया है, तो इसे भी एक फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस मानी जाएगी। और ऐसे सभी जो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है, फॉल्स डेटा है, इनको ही वेरीफाई करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए ये फ्रेमवर्क लाया गया है जिसका नाम है पर्व। अब अगर कोई भी बॉडी है वो अपने एडवर्टाइजमेंट में कोई डेटा देती है, कुछ फिगर्स देती है, तो आप उसको तुरंत वेरीफाई कर सकते हैं फ्रॉम दिस डेटा बैक्ड वेरिफिकेशन सिस्टम। इस बॉडी को एस्टेब्लिश किसने किया है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने। और इस बॉडी को लाया ही गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो हो हमारे मार्केट्स में, खास करके इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है ये सिस्टम, एंड ओवरऑल ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़े जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स है वहां पे। अब इसके फीचर्स क्या होने वाले वो देख लेते हैं। तो ये बॉडी कवर करेगी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को, रिसर्च एनालिस्ट को और एल्गोरिदम ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स है उनके लिए भी ये डेटा प्रोवाइड करने वाली है। और खास करके इसका फोकस रहेगा ऑन द हिस्टोरिक रिस्क एंड रिटर्न क्लेम्स, जो भी क्लेम्स किए गए हैं पास्ट के डेटा के बेसिस में, उस पे ये फोकस करने वाली है। फिर अब आगे जो भी एडवर्टाइजमेंट्स आने वाले हैं इस फील्ड से रिलेटेड वो सिर्फ और सिर्फ पर्व वेरीफाइड डेटा को ही यूज कर पाएंगे। अब इससे इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होने वाला है, यानी कि आम पब्लिक या इन्वेस्टर्स हैं उनको एक यूनिफॉर्म टेम्पलेट और फॉर्मेट मिल जाएगा ताकि वो अलग अलग फंड हाउसेस के जो भी स्कीम्स हैं या जो प्रोग्राम्स हैं उनको कंपेयर कर सकें इजीली। इससे वो बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएंगे एंड देयर आर लेस चांसेस ऑफ चीटिंग। अब इसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। जो केयर रेटिंग्स लिमिटेड है वो यहाँ पे वेरिफिकेशन एजेंसी के रूप में काम करेगी पर्व के अंदर। इसकी जो डाटा रिपोजिटरी है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो डेटा है वहीं से डेटा डिराइव करके जो पास्ट क्लेम्स हैं उनको वेरीफाई करने वाली है। ठीक है, तो एक नया फ्रेमवर्क है इसलिए इसका नाम याद रखेंगे, फुल फॉर्म याद रखेंगे, इसका मेन फंक्शन क्या है ये आप समझ लिए हैं और इसके साथ जो इसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसको भी याद रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। द नेक्स्ट टॉपिक इज रूसोम इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। यूनेस्को और सिक्किम की गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही है टू डॉक्यूमेंट द रूसोम इंजीनियरिंग ट्रेडिशंस ऑफ द लेप्चा कम्युनिटी। तो क्या है ये रूसोम इंजीनियरिंग ट्रेडिशन और क्यों इसको डॉक्यूमेंट किया जा रहा है ये हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। फिर यूनेस्को यहाँ के इन्वॉल्व हो गई है इसलिए इसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जब रूसोम इंजीनियरिंग की बात की जाती है तो इट इज द ट्रेडिशनल बैम्बू केन सस्पेंशन फुट ब्रिजेस बिल्ट बाय द लेप्चा कम्युनिटी। लेप्चा कम्युनिटी ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब है इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। तो उनके जो ट्रेडिशनल बैम्बू को यूज करके बनने वाले सस्पेंशन फुट ब्रिजेस हैं उनको कहा जाता है रूसोम। मेनली ये फुट ब्रिजेस कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं इन द कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व और ये रिप्रेजेंट करते हैं एक लिविंग ट्रेडिशन ऑफ इंडिजिनस इंजीनियरिंग। इसमें जो यूज होने वाले मटेरियल हैं वो टोटली लोकली सोर्स्ड होते हैं क्योंकि इसमें बैम्बू यूज होंगे, रोप्स यूज होगा, वुडन प्लैंक्स यूज होंगे। ये सब आसपास के जो जंगल एनवायरनमेंट है वहीं से सोर्स किए जाते हैं। यहाँ आप इमेज में देख भी पा रहे हैं कि बैम्बू और रोप्स को यूज करके इस ब्रिज को बिल्ड किया गया है।
फिर इस ब्रिज के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो बैम्बू वाला पॉइंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो बैम्बू है उसको कहा जाता है ग्रीन स्टील, क्योंकि स्टील के सिमिलर प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है। क्या है प्रॉपर्टीज? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बैम्बू की, ये नेचुरल मटेरियल इसलिए ऑब्वियसली कोरोजन रेजिस्टेंट है एंड इसकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी होती है। इसीलिए ये जो कम्युनिटी है ये महालू एंड पोडियांग वैरायटी की बैम्बू स्पीशीज को यूज करते हैं टू बिल्ड दीज ब्रिजेस। एंड ऑब्वियसली नेचुरल मटेरियल बैम्बू को यूज करके बने हैं ब्रिज, तो इकोलॉजिकली साउंड है ब्रिजेस क्योंकि कोई पॉल्यूशन नहीं फैला रहे हैं। फिर इकोनॉमिकली भी वायबल है क्योंकि इसमें हमें स्टील, सीमेंट, इन रॉ मटेरियल्स पे कोई भी खर्च ही नहीं लगा। डायरेक्टली नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके इन ब्रिजेस को बिल्ड कर लिया गया है। और आपके लिए टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब इसको यूनेस्को स्टडी कर रही है, तो पॉसिबल है कि बहुत ही जल्दी हमारे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, खास करके इसके टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड कर लिए जाएं। साथ ही आपको ये भी पता होगा कि जो मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस हैं वो ऑलरेडी ICH की टेंटेटिव लिस्ट में है और हो सकता है बहुत ही जल्दी इन्हें इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में भी इंक्लूड कर लिया जाए। तो उससे बहुत ही सिमिलर जो रूसोम इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस वाले ब्रिज हैं वो भी हैं, तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट एंट्री अब इन ब्रिजेस की हो इस लिस्ट में, इसलिए इसको याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। द लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज महेंद्रगिरी। इंडियन नेवी ने इंडक्ट कर लिया है महेंद्रगिरी को, जो की है द 6th स्टेल्थ फ्रिगेट अंडर प्रोजेक्ट 17A। तो देख लेते हैं इस शिप के बारे में, जिस प्रोजेक्ट के अंडर बनी है उस प्रोजेक्ट के बारे में, और इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस क्या होने वाले हैं। चलिए, तो आप इमेज में देख पा रहे हैं महेंद्रगिरी को। ये है एक स्टेल्थ फ्रिगेट एंड इट इज द 6th शिप अंडर प्रोजेक्ट 17A, जो कि नीलगिरी क्लास की शिप्स होती हैं। इसके पहले जो 5 शिप्स थी वो भी देख लेते हैं। पहले थी नीलगिरी, फिर है हिमगिरी, फिर उदयगिरी, तारागिरी, दूनगिरी एंड नाउ महेंद्रगिरी। तो ये जो प्रोजेक्ट 17A है, इसके पहले चलता था प्रोजेक्ट 17 फॉर शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स। फिर हमने इसे अपग्रेड किया, अब हम प्रोजेक्ट 17A चला रहे हैं फॉर स्टेल्थ फ्रिगेट्स ऑफ नीलगिरी क्लास। इनमें इम्प्रूव्ड स्टेल्थ होता है, एडवांस वेपन सिस्टम्स होते हैं एंड हायर ऑटोमेशन होता है। अब अगर महेंद्रगिरी इस नाम के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो ये याद रखिएगा, द नेम हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम अ पीक इन द ईस्टर्न घाट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओडिशा। बिल्ड किसने किया इस शिप को? तो मजगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई से शिप बिल्ड होती है, इंडिजिनस शिप है। फिर इसके फीचर्स दिए हुए हैं जो आपके लिए उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट टेक अ कर्सरी लुक एट द पॉइंट्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होने वाला है टू एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशियन रीजन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ नाम याद रखिएगा कि महेंद्रगिरी नाम है। 6th शिप है ये अंडर प्रोजेक्ट 17A। ये प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द स्टेल्थ फ्रिगेट्स। इंडिजिनस प्रोजेक्ट है, यानी कि शिप्स इंडिजिनसली मेड होंगी और ये सभी नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स हैं। चलिए, अब आ जाते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन है पर्व के बारे में, आपको बताना है कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। चलिए, तो सीधा इसका आंसर देख लेते हैं। Its objective is to authenticate and standardize past risk and return claims made by the market intermediaries. Simple सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। Consider the following statements regarding Rusome engineering. Try to answer this question. चलिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। It refers to traditional bamboo and cane suspension footbridges constructed by the Lepcha community using locally available renewable materials. तो अभी आपने इस टॉपिक को पढ़ा है, इसलिए इजीली आंसर कर सकते हैं। That statement 1 is correct. सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। It has been inscribed in the UNESCO Intangible Cultural Heritage List. तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि यूनेस्को इसको स्टडी कर रही है। However, ये एकदम इनिशियल फेज में है, अभी तो ये टेंटेटिव लिस्ट में भी इंक्लूड नहीं हुई है। So it is a bit of exaggeration to say कि यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में से इंक्लूड कर लिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। होपफुली फ्यूचर में से इंक्लूड कर लिया जाएगा, बट तब तक के लिए आंसर इज ओनली स्टेटमेंट 1 is correct, hence the answer is A. So those were all the topics for today. In this initiative, we are trying to bring only the most important topics that need your attention in the form of these short videos. इसके अलावा सैटरडे को हमारे जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। So if you are one of our enrolled students, join the next class on Saturday where we'll take a look at some more current affair topics and also revise some of the topics that are being covered in these videos. Okay then, I'll see you in the next video. Till then, take care.